गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का यहाँ पे बेसिक मैथ्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे कराएंगे। जो 20 क्वेश्चन है वो अभी हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं और ये सेट नंबर 1 है और ये कोड नंबर। तो ये आपने देखा होगा और ये सीरियल नंबर है। अब देखो, जिन बच्चों ने सेट 1 का पेपर दिया था और जिनको बेसिक पेपर में क्वेश्चनों में सॉल्यूशन में डाउट था, तो उनके क्वेश्चंस को डाउट हम यहाँ पे कराने वाले हैं, क्योंकि अभी जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दोबारा से आ सकते हैं। तो सभी बच्चे उनके लिए आगे से तैयारी करते रहें। और यहाँ पे अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ में मिलते रहें। तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट को इसके ये जो स्कैन क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और चलिए अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम -3 और 2 है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 एंड -2, ये आपको ऑलरेडी गिवन है और हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा कह देते हैं, ये -3 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोस को शून्यकों का योग और शून्यकों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहते हैं द्विघात बहुपद हिंदी में। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो हमें ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और एक्स एक्स रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस हो गया 3x और प्लस में 2, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये पॉलिनोमियल आ गई हमारी। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, 70 और 40 के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा, यानी कि एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर नंबर 70 एंड 40। तो 70 के हमने फैक्टर्स निकाले, ये आपके सामने है। 20 के फैक्टर्स करें इस तरीके से, और या फिर आप अगर एलसीएम निकालते हैं तो डायरेक्ट एलसीएम के लिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है कि दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद में यहाँ पे 70 के फैक्टर्स ये लिख दिए और 40 के फैक्टर्स ये लिख दिया। अब इनमें जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ये वाला ये कॉमन पार्ट हमने ले लिया, इसमें से एक पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये कॉमन पार्ट 5 में से कॉमन पार्ट यहाँ पे आ गया, दोनों में से एक कोई आता है। ठीक है जी। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसमें ये 2 है और ये 2 है, ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट में से जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट यानी कि ये नंबर्स हाईएस्ट है, यानी कि 2 की पावर 3 के हैं या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 के हैं। तो ये 2 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स ये 2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद में यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 में से एक 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, और 7 का किसी में भी कॉमन नहीं है तो 7 यहाँ पे आएगा। इसके बाद में इन 2s को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 को, यानी कि 2 गुणा के 2 गुणा के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 5 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है। 8 की 5 की गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 7 की और 40 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 280। अब यहाँ पे निकालना था हमें एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है। एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है तो एचसीएफ आया था हमारा 10 और एलसीएम आया हमारा 280। एलसीएम 280 और एचसीएफ 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2800। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हमारा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार चांदे की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर, तो चांदा इस प्रकार हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे बना के दिखा रखा है, यहाँ पे भी बना के दिखा रखा है।
तो इस चांदे का परिमाप क्या होगा? ये तो इस चांदे की परिमाप की बात कर रहे हैं, तो यहां से अगर हम शुरू हो रहे हैं तो यहां से इस तरीके से हम जाएंगे और फिर वापस से यहाँ पे ही आएंगे, तो ये चांदे का परिमाप होगा। तो चांदे के परिमाप के लिए अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी कि 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, जिसको कहा जाता है डायमीटर। डायमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस का डबल। ठीक है जी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है यहाँ से ये वाला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, ये वाला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी है यानी कि अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का की परिधि जो होगी वो होगी पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की हो गई पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7। 7 से यहाँ पे ये 7 कैंसिल हो गया, बचा ओनली 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, यहाँ पे प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पूरे ये चांदे का परिमाप क्या होगा? तो पाई आर और प्लस में डी। पाई आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पाई आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये डी हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 22 और 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी बच्चों, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है संख्या, हमें ये दे रखी है ये वाली, और यहाँ पूछा है कि पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में आप देखें तो इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल और होल नंबर, ये क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इस नंबर को एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ये √5 है तो इसके साथ में हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और ये दोनों की दोनों लाइक टर्म है यानी कि समान पद हैं, तो यहाँ पे जब समान पद हैं तो इनको दोनों को जोड़ देंगे। ये माइनस का ये प्लस का है तो जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2√5 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का ज्यादा तो माइनस का साइन आ जाएगा और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 2√5। तो ये जो संख्या आई, ये संख्या क्या है? ये संख्या है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे px और यहाँ पे ये पावर 2 है बेटे ये। ठीक है, ये x रेज़्ड पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 6 है, तो p इंटू -2 का मान क्या होगा? तो इसकी वैल्यू बतानी है। अगर x की वैल्यू -2 रखी जाए तो इसका मान क्या होगा? तो इसमें से कौन सा इसकी वैल्यू होगी? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसी इक्वेशन को सेम एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। इसके बाद में जहां जहां x है वहां पे हमने -2 यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करा है क्योंकि माइनस का है इसलिए इसको ब्रैकेट में करा, अदरवाइज ब्रैकेट में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर माइनस का है तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखिए और फिर जो पावर है उस हिसाब से चढ़ाइए। ठीक है जी, तो -2, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो -2, अगर मैं आपको बता दूं -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी, प्लस का साइन और 2 2 जा 4, तो ये होता है। तो यानी कि ये -2 का स्क्वायर का मतलब है यानी कि 2 बार -2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। ठीक है जी, 4 आ गया और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा और प्लस में 6। ठीक है जी, 4 और 6 को आपने ऐड करा, कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है इसलिए इसको सेम एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया। अब यहाँ इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? कैन नॉट, नहीं हो सकती। देखो 0.1, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो, यानी कि छोटा हो, तो यही कंडीशन है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, 0.1 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे 5/3 को देखते हैं तो 1.6 आता है। कितना आता है? 1.6। ठीक है, और 3% को अगर हम देखते हैं तो 3% का आता है 3/100 लिख सकते हैं, 0.03। ये भी 1 के अंदर आता है यानी कि 0 से 1 के बीच में, और 1/3 करें, 1/3 जो ये है इसका भी अगर हम करके देखेंगे तो ये होगा 0.33।
तो ये भी और ये भी और ये वाला भी ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मीन्स यही आपका आंसर होगा। कैन नॉट कहा है कि जो सेटिस्फाई नहीं करता यानी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि 1.6 है। 1.6 यानी कि 2 के नियरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 1 के और 0 के बीच में होना चाहिए था, इसलिए ये यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये x प्लस में 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस में 1 इक्वल टू 0। रेखिक समीकरण है ये, ठीक है, के युग्म है, अद्वितीय हल होता है। ठीक, दो हल होंगे, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी कि दो ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, तो इनका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन इस तरीके से लिख ली। अब हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 लिखेंगे, तो यानी कि इसके साथ में कुछ भी नहीं, तो इसके साथ में यहाँ लिखेंगे 1 और अपॉन में -3। a1 हो गया 1 और a2 हो गया -3। और b1 और b2 ये होंगे b1 और b2, तो b1 यानी कि 2 और b2 हमारा -6। काटने के बाद में आ गया 1 अपॉन -3। ये भी 1/3 और ये भी 1/3, दोनों माइनस में है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हुए। इसके बाद में तीसरी कंडीशन है C1/C2 यानी कि C1 ये हो गया और C2 आपका ये हो गया, तो ये 5/1। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये तो दोनों इक्वल हैं और ये वाली कंडीशन इसके इक्वल नहीं है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला है तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा हमारा, तो यहाँ पे या तो ये पैरेलल लिखा होता है या फिर हमारे लिए लिखा होता है नो सॉल्यूशन। तो इनमें से दोनों में से कोई एक होगा, या तो समानांतर या फिर कोई हल नहीं। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, कोई हल नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यदि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF के, तो यानी कि यहाँ पे एंगल A 47 है, एंगल E 83 है, एंगल C किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो ट्राइंगल दिए हुए, तो दो ट्राइंगल हमने बना लिए, दोनों समरूप हैं। एंगल A 47 है, तो एंगल D भी कितना हो जाएगा, ये भी 47 हो जाएगा। अगर ये E 83 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 83 डिग्री हो जाएगा। ये हमें बताना है, तो ये हम आराम से बता देंगे। एंगल A एंगल D 47 डिग्री होंगे, B और ये 83 होंगे, एंगल C और F हमें नहीं पता, ये हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल इसमें हम ले लेंगे, त्रिभुज ABC में लेंगे, तो ABC तीनों एंगलों को अगर जोड़ते हैं तो ये तीनों का योग 180 के डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A 47 डिग्री, एंगल B 83 डिग्री, एंगल C नॉट गिवन, तो ये ऐसे के ऐसे SMHD छोड़ देंगे, यहाँ पे 180, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमने ये हो गया 130 डिग्री। ये प्लस में एंगल C बराबर 180, तो एंगल C को यहीं छोड़ेंगे, 130 डिग्री को इधर लेके जाएंगे, तो 180 माइनस के 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा, यानी कि एंगल C हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल C 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और x प्लस में ky इक्वल टू 5 है, तो रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल यानी कि x बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 2 दे रखा है, तो k का मान फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यूनिक सॉल्यूशन भी कहा है, और ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे x और y की वैल्यू भी दे रखी है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है पहली वाली इक्वेशन से, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, तो x और y की वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, और ये यहाँ पे सेमेस्टिस कॉपी कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे k की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो k की और 1 की, तो k यहीं पे रहेगा, और 2 को इसको अदर साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, 5 में से 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पे हो गया ये आंसर 3। तो ये आंसर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज,
तो ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमने सेम एज टी उसी को कॉपी करा है। इसके बाद में साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा दिया। इसके बाद में माइनस है बीच में तो माइनस लगाया। इसके बाद में ये 2 है तो हमने 2 लिखा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे भी हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। इसके बाद में 1 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है यानी कि रेडियस वाले वृत्त की एक चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है यानी कि कोण बनाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर दर्शा रखी है, ये भी है, ये पिक्चर भी है, कोई सी भी देख लीजिए। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पूछिए, तो लेंथ ऑफ आर्क इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी होगी। तो रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी, थीटा की वैल्यू 60 और ये 360 है नीचे अपॉन में, और पाई 2 ये है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 यहाँ पे रख दिया। 0 से हमने 0 को काट दिया और इस 6 से हमने 36 को काटा तो 6 टाइम्स, और यहाँ से हमने 7 से 14 को काटा 2 टाइम्स और 2 से हमने 6 को काटा 3 टाइम्स। तो ऊपर बच गया हमारा ये बच गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 44 और नीचे बचा 3। इस 3 को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो ये 44 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए में आपको ये दिया गया है 44/3 सेंटीमीटर, लेंथ है सेंटीमीटर में आएगी। ओके बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 12वां क्वेश्चन। यहाँ पे 30 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि कोण बताया है कि वो कोण कितना होगा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 30 मीटर हाइट टावर एट द पॉइंट ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखो यहाँ हम बात करें तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट है हमारे लिए दे रखी है 30 मीटर, ठीक है जी। ये हमारा बेस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमें कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमें थीटा बतानी है, ये एंगल कितना होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये हमारा कितना होगा। ये हमारा बिल्डिंग जो है वो होती है कितने पे होती है, वो 90 डिग्री पे होती है भाई, ठीक है। तो हमें एंगल बताना है, तो इसके लिए आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये फॉर्मूला लिखना है। इसमें अब हमें जो गिवन है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर बेस कहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे है और ये होता है हमारा tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे p अपॉन बी लिख लिया, p यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी कि BC, और बेस यानी कि हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी कि ये हमारा है AB, और BC और AB हमें दोनों दे रखे 30 तो 30 से 30 को काटा तो यहाँ पे आ गया 1, समझे। tan थीटा ही है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा ही हमने लिखा, और यहाँ पे tan, ये जो tan में 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है, तो tan 45 पे 1 की वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे tan से tan को काट दिया, बच गया यहाँ पे थीटा और इधर बच गया 45, यानी कि दोनों तरफ हमारा एक तरफ थीटा लेफ्ट रह गया और एक तरफ 45 लेफ्ट रह गया। तो यही यानी कि हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये संख्या ये दे रखी है कि बहुलक बताना है, मोड ऑफ द नंबर्स। तो मोड क्या होता है, मोड होता है बेटे जिसकी सबसे ज्यादा संख्या हो। देखो यहाँ पे 2 देखो, सबसे पहले 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है, 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। इसके बाद में 3 को देखो, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स आया, 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आया। 4 की बात करें तो 1 2 3 और 4,
4 जो है 4 टाइम्स आया। 5 की बात करें तो 5 कितने टाइम्स है, 1 और 2, तो 5 आया 2 टाइम्स। ठीक है जी। 6 की बात करें और 7 की बात करें तो 6 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन कौन सा नंबर आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 हमारा आंसर होगा। तो 4 हमारा मॉड हो गया 4। ओके बच्चों, अगला यहाँ पे 52 ताश के पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल बेगम होने की प्रायिकता बतानी है। यानी कि एक फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्वीन। तो रेड क्वीन हमें बतानी है। तो रेड क्वीन कितनी होगी, टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटे, 52 होते हैं। रेड क्वीन कितनी होती हैं, अगर हम टोटल क्वीन की बात करते हैं तो टोटल क्वीन होती हैं 4, लेकिन उनमें से रेड होगी दो ब्लैक होती हैं, 2 रेड होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन लिखेंगे तो कार्ड ऑफ रेड क्वीन ऊपर और अपॉन में टोटल कार्ड। तो रेड क्वीन की संख्या कितनी है, 2, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो 2 से हम 52 को काटेंगे तो 1/26 हमारा आएगा। तो 1/26 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 है और मूलों का योग 0 है, मूलों का योग 0 है, तो वो हमें बताना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, एक रूट दे रखा है और सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, हुज रूट्स इज 0 दे रखा है। तो 0 यानी कि सम जो है वो 0 दे रखा है। तो यहाँ पे वन रूट हमें दे रखा है अल्फा, मान लिया यानी कि हमारा 2 है। और अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो रूट दे रखा है वो इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है, जो इक्वेशन हमें दे रखी है इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करेगा। आप सब में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये ऑप्शन डी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होता है। यहाँ पे ये 4 सेम एज हमने कॉपी करा, 4 में से 4 को माइनस करा 0, और इधर हमारे यहाँ पे राइट साइड में 0 ऑलरेडी है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों साइड इक्वल हो गए तो यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो यहाँ पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं है, ठीक है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जब करेंगे तो इसका यानी कि यहाँ पे √2x प्लस में √3 का होल स्क्वायर को आप खोलेंगे तो इस तरीके से खोलेंगे, √2x का होल स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √2x इंटू के 3, और ये x सेम एज इट इज आपने यहीं पे लिख दिया, और ये वाली संख्या सेम एज इट इज आपने इधर लिख दी 3x² माइनस के 5x। इसके बाद में इसका स्क्वायर आपने खोला तो इसका स्क्वायर होगा 2x², क्योंकि √2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे ये 2 बचेगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे इस 2 को सेम एज इट इज लिखेंगे और √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6x हो जाएगा, प्लस में ये x² सेम एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों लाइक टर्म हो गई, तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 3x², और यहाँ पे अदर साइड में भी ये 3x² है। तो दोनों साइड में साइन भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3x² से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमने सेम एज इट इज लिख दिया। ये जो बचा हुआ है यानी कि सिर्फ x की पावर 1 आई है, तो x की पावर 1 जो आती है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है। तो लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण होता है, रेखिक समीकरण है तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए 17 क्वेश्चन। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो एक बिंदु पे कहा है इन्होंने, एक बिंदु की बात करें तो एक बिंदु हो सकता है कि यहाँ पे एक बिंदु हो, यहाँ पे स्पर्श करा इस बिंदु पे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस बिंदु पे जैसे एक ही स्पर्श रेखा की जाएगी, अगर यहाँ बिंदु है कोई
उसकी बात की जाएगी तो उस पे भी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि टेंजेंट लाइन जिसे कहा जाता है। तो एक ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे 1 पॉइंट कहा है, ए पॉइंट, ए पॉइंट कहा है तो यानी कि एक पॉइंट पे एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु पे कहा है तो केवल 1 खींची जाएगी। अगर सर्कल पे कहा जाता तो सर्कल के ओनली सर्कल, तो एक सर्कल पे कितनी होंगी, एक पॉइंट पे नहीं कहते, एक सर्कल पे कहते तो सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते तो इनफाइनाइट होते, ठीक है, समझ आई बात। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे लिए दे रखा है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु से ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज। तो यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है सेंटर से क्या होगी। तो यानी कि सेंटर, सर्कल का सेंटर ये है, इससे हमें दूरी बतानी है किसकी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस बतानी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये रेडियस हमें 3 दे रखी है और यहाँ से बेस ये हमें 4 दे रखा है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पे ये, इसकी लंबाई जो दे रखी है ओ ए, ओ ए यानी कि ए ओ स्क्वायर। आपको एक्सटर्नल पॉइंट ए कहा है तो ये आप ए ही लेंगे, ठीक है, इसके अलावा आप नहीं ले सकते कोई भी। इसके बाद में ये पॉइंट है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं और सेंटर को हम ओ ही मानते हैं। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी ओ बी स्क्वायर, इसके और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे ए ओ स्क्वायर सेम एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो हमें निकालना है। ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है ओ बी की, इसकी वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करा तो 16, 3 का स्क्वायर आता तो 9 और इन दोनों को प्लस कर दिया तो यहाँ पे हो गया 25। अब यहाँ पे ए स्क्वायर सेम एज इट इज लिखा तो दोनों तरफ हम यहाँ पे अंडरूट कर देंगे, इस स्क्वायर से इस अंडरूट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ ए ओ चाहिए था, ए स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो इधर भी हमने अंडरूट किया और 25 का अंडरूट होता है 5। तो 5 यहाँ ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन में यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे हमें अभिकथन कहा है और तर्क कहा है। ये आंसर इनमें से होगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम में देखिए और हिंदी मीडियम में देखिए। ये एशरेशन और रीजन, इन दोनों में से देखना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो होता है, तो ये सत्य है, ट्रू है ये, ठीक है भाई, ये ट्रू हो गया। अगला, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है, जो टेंजेंट लाइन खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, एक समान होती है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे दोनों सत्य हैं और अभिकथन की पूरी व्याख्या करता है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, दोनों अलग हैं। तो दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे की क्या है, व्याख्या नहीं करते, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही है। आगे यहाँ पे ये कहा है हमसे, पर इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो ये बिल्कुल व्युत्क्रम आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा 1/2। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के, जब हम k की वैल्यू 8 रखेंगे। इसके बाद में इसके हम जब मूल वास्तविक निकालेंगे तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी -3। आप निकाल के देख लेना, इसमें d की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो -3 आएगी। तो -3 इज नॉट ए रियल रूट, इट इज ए
नॉट रियल रूट। ठीक है, तो ये रियल रूट नहीं होगा, तो यानी कि पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला फॉल्स है। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।